प्यारी तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। हमने जोग्राफिया के 3 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। तीसरा जो चैप्टर है वो है वाटर रिसोर्सेज, ये भी कंप्लीट हुआ है। अब इसके जो टेक्सटुअल क्वेश्चंस है, आप जाइए पेज नंबर 33 पे, तो ये हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दैट इज एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स ए रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी कैसे एक रिन्यूएबल रिसोर्स बनता है। जैसा कि आपको पता है, पानी अल्लाह की नियामत है, ये एक बेसिक नीड है। जो हमारी ये ज़मीन है पूरी अर्थ, ये एक प्लेनेट है एंड 3/4 पोर्शन ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। यानी कि ज़मीन पे सबसे जो ज़्यादा तादाद है, जो ज़मीन कवर की गई है वो पानी ने की है। 3/4 पोर्शन ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर and in this big portion of water only a small portion of water is available for drinking purpose, और हम कहेंगे कि is available as fresh water, and this fresh water is obtained, this is available in the form of groundwater, in the form of precipitation, in the form of surface runoff। ये इन 3 सूरतों में हमारे पास अवेलेबल है। अब पानी कैसे एक रिन्यूएबल सोर्स बनता है, आपको पता ही होगा, साइंस में आपने पढ़ा है। इसमें 2-3 प्रोसेस का रोल बनता है। जैसे जब सूरज की किरणें किसी वाटर बॉडीज पे, पानी पे पड़ती है, जो वाटर बॉडीज अवेलेबल है ज़मीन पे, तो वो हीट अप होके उससे स्टीम पैदा होता है। यही स्टीम फिर ऊपर इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। यही स्टीम ऊपर जाके फिर क्लाउड्स बनता है, वहां पे फिर वो कूल हो जाते हैं, सर्द हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। दिस कॉल्ड कंडेंसेशन। फिर यही क्लाउड्स फिर बारिश की सूरत में, स्नो की सूरत में, इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो एंड ड्यू, फिर जमीन पे पड़ते हैं, और इस प्रोसेस को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, पानी का बाप बनना, बाप का बादल बनना, बादल फिर सरद होके फिर पानी बनना, और या बर्फ बनना, फिर ज़मीन पे आना, तो ये इस पूरी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं, या इसको हम कहेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इस तरह पानी एक रिन्यूएबल सोर्स है। यही चीज़ें पानी को एक रिन्यूएबल सोर्स बनाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज व्हाट इज वाटर स्कैर्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। पानी की किल्लत किससे कहते हैं, पानी की किल्लत क्या होती है, और इसके काजेज क्या है। हाँ, सबसे पहले पानी की किल्लत किससे कहते हैं। व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर स्कैर्सिटी इज सिंपली वाटर शॉर्टेज। जब पानी की किल्लत हो, जब पीने लायक आपके पास पानी अवेलेबल नहीं हो, उसको हम वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं। और उसके जो मुख्तलिफ काजेज है, इसके मुख्तलिफ काजेज है, इसमें हमारा रोल भी बनता है इंसान का। सबसे जो पहला काज है वो है ये कि हमें केयरलेस एटीट्यूड है टुवर्ड्स द यूज ऑफ वाटर। ये एक है, हम पानी के प्रति, पानी का हम क्या कहते हैं, अनजस्टिस यूज करते हैं इसके साथ। इसी तरह से जुडिशियल यूज नहीं होता है पानी के साथ। जो हमारे पास एक, जो हम केयरलेस है, लापरवाह है पानी के इस्तेमाल को लेके, ये एक काज है। मास इग्नोरेंस, जो हमारी ला इल्मी है इस बारे में कि पानी की लोगों को पता नहीं है पानी की अहमियत क्या है, हिफाजत क्या है, ज़मीन पर कितना पानी अवेलेबल है, आगे जाके क्या हो सकता है कि पानी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये इसको हम मास इग्नोरेंस कहते हैं। ये भी चीज़ें हैं जो काज है किसकी, पानी की किल्लत की। इसी तरह से है लोकेशन सेटिंग्स है, चेंज इन क्लाइमेट है, जो मौसम में तब्दीलियां आती हैं, ये भी एक पानी की किल्लत है। जो अर्थ हीट अप हो रही है, फिर ग्लोबल वार्मिंग जो आज दुनिया में चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ये भी एक बहुत बड़ा काज है पानी की किल्लत की। लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट है, लैक ऑफ वाटर ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं पानी की किल्लत की, पानी काज ऑफ दिस वाटर स्कैर्सिटी। इसी तरह हम कहेंगे लो रेनफॉल, जब कहीं बारिश कम पड़ती है तो फिर वहां पे पानी की किल्लत रहती है, लो रेनफॉल।
इसी तरह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर या एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल जब करते हैं, ये भी पानी काज है, एक रीज़न है, फैक्टर है पानी की किल्लत की। या ग्रेट डिमांड ड्यू टू ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो आबादियाँ बढ़ रही है तो पानी की जो डिमांड है इस्तेमाल के लिए वो ज़्यादा हो जाती है, बढ़ती है पानी की डिमांड, ये भी एक किल्लत है, ये भी एक काज है पानी की किल्लत की। तो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, दैट इज वी हैव टू कंपेयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। जो गवर्नमेंट की ओर से मुल्क में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, डैम्स बनाए गए हैं, हमें ये बताना है कि इनके फायदे और इनके जो डिमेरिट्स हैं, नुकसानात हैं, वो क्या है, कंपेयर करना है। जहां तक एडवांटेजेस का ताल्लुक है, यानी कि फायदे, एडवांटेजेस ये है कि इसकी एडवांटेज एक ये है कि इनसे सैलाब, इनके बनने से सैलाब कम आते हैं, सैलाब रुकते हैं। कैसे कि जब सैलाब की सूरत होती है तो दरियाओं का पानी इनमें डाइवर्ट किया जाता है। दूसरा एक फायदा है इनका, एम्पल वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन एंड फॉर अदर पर्पसेस। बहुत सारा पानी मिल सकता है आपको, बहुत सारा पानी हमें हासिल हो सकता है जब ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं, इनमें पानी अवेलेबल रहता है फॉर इरिगेशन और बाकी चीज़ों के लिए। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फायदा जो है, एक अहम फायदा है, वो है दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन्हीं प्रोजेक्ट्स जहाँ जहाँ पे बनते हैं, इन्हीं प्रोजेक्ट्स की वजह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जिनको हम कहते हैं, बिजली पैदा की जाती है और उसके बाद वही पानी बाकी पर्पज के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी, डोमेस्टिक यूज के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। ये मुख्तलिफ एडवांटेज है इसकी। और एक और एडवांटेज है इनकी, जो इनके सराउंडिंग सपोर्ट्स है, सराउंडिंग सपोर्ट्स, यानी कि जब कहीं कहीं पर डैम बनाया गया हो, फिर इसकी जो इर्द गिर्द की ज़मीन है, इर्द गिर्द का जो एरिया है, उसको गवर्नमेंट डेवलप करती है एज टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एक ऐसी अच्छी जगह बनाया जाता है, पार्कस वगैरह बागस में तब्दील करके एक पिकनिक स्पॉट बनाया जाता है, फिर वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है उस इलाके के लिए। ये कुछ फायदे हैं। बाकी एग्रीकल्चर के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी, हाँ फिश ब्रीडिंग के लिए भी ये प्रोजेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। जहाँ तक डिसएडवांटेज का ताल्लुक है, इनकी एक, इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जो है, इनकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि वायर एवर दीज आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट, ये इससे क्या होता है कि इट काजेज ए लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। अगर कहीं पे जब गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है कोई जगह, फिर वहां से डिस्प्लेसमेंट, यानी कि लोगों को निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज, लोगों को वहां से निकाला जाता है। ये उनके लिए फिर ये एक डिसएडवांटेज है इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की। इसी तरह से एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये है कि दैट इज डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। जो फ्लोरा लाइफ है, फ्लोरा हो गया प्लांट्स एंड फाना हो गया एनिमल लाइफ। अब कहीं पे गवर्नमेंट ने जमीन सिलेक्ट की, कोई साइट सिलेक्ट की, यहाँ पे डैम बनाना है, तो वहाँ पे ऑलरेडी पेड़ पौधे होंगे, उसमें वाइल्ड लाइफ होंगी, बाकी चीज़ें होंगी, तो इनके लिए वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे वो डिसलोकेट होती हैं, फिर डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती हैं, वो पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं उस डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर जो वहाँ पे ऑलरेडी जो वाइल्ड लाइफ है वो भी, फिर उनका जो हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसको हम कहते हैं डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना। ये एक डिसएडवांटेज है। और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि इट रिजल्ट्स इन पोरर हैबिटेट्स ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन द रिवर। चूंकि मैंने पहले ये कहा कि ये इट अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर्स। नेचुरल फ्लो, जो दरिया अपने हिसाब से, जो उसने रास्ता बनाया था, अपने हिसाब से चल रहा था, उसकी स्पीड भी अच्छी रहती थी। अब उस दरिया को डाइवर्ट करके किसी डैम में डाला गया है, उसकी स्पीड जो है वो कम रहती है, वो किसी न किसी सूरत में वो फिर कहीं पर स्टैग्नेंट रहता है, एक ही जगह रुक सकता है, या स्पीड पानी की बहने की कम रहती है। तो इससे जो एक्वाटिक लाइफ है, जो पानी में रहने वाले जानदार है, उनकी जो लाइफ है वो उनका जो रहन सहन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये एक डिसएडवांटेज है इसकी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पे मैंने तीनों क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश की है। पहला क्वेश्चन था
پہلا کوشچن جو تھا دیٹ واز ایکسپلین ہاؤ واٹر بیکمز اے رینیویبل سورس، دوسرا واٹ از واٹر اسکیرسٹی اینڈ واٹ آر اٹس مین کازز، اور تیسرا ہم نے جو دیٹ واز وی ہیو ٹو کمپیئر ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ملٹی پرپز ریور پروجیکٹس۔ اب اس کا جو PDF ہے پورا ایک ڈیٹیل میں میں نے ایک PDF بنایا ہے، وہ میں اسی گروپ میں ڈال کے پھر آپ کاپی کریں گے۔ اوکے، خدا حافظ۔